नमस्कार, मैं हूं स्वाति भाटिया डावर। तो राज्यसभा टेलीविजन की खास पेशकश विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरों के साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हेडलाइन से। PSLV C-23 का हुआ सफल प्रक्षेपण। लद्दाख में स्थापित किया जाएगा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गामा रे टेलीस्कोप। जलवायु परिवर्तन और सतत ऊर्जा विषय पर हुआ UN सार्वजनिक व्याख्यान। सैन डियागो में चल रहे बायो 2014 में भारतीय वैज्ञानिकों और छात्रों ने लिया हिस्सा। महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी घाट में मिली छिपकली की एक नई प्रजाति। और खोज खबर में आज हम चर्चा करेंगे जापानी बुखार के बारे में। और अब खबरें विस्तार से। पिछले 30 जून को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्रीहरिकोटा से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-23 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रक्षेपण के समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी वहां मिशन कंट्रोल सेंटर में मौजूद थे। उन्होंने PSLV C-23 की सफल उड़ान के बाद सभी वैज्ञानिकों को बधाई दी और साथ ही उन्होंने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को हितधारकों के साथ मिलकर शासन प्रणाली तथा विकास में अंतरिक्ष विज्ञान का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए भी प्रेरित किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में 30 जून 2014 का दिन ऐतिहासिक रहा। इस दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद यानी इसरो ने 4 देशों के 5 उपग्रहों सहित PSLV C-23 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-23 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 30 जून को सुबह 9:52 पर प्रक्षेपित किया गया। PSLV C-23 अपने साथ 714 किलोग्राम वजनी फ्रांस का अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह स्पॉट 7, जर्मनी का 14 किलोग्राम वजनी AISAT उपग्रह, कनाडा के 15 किलोग्राम के NLS 7.1 और NLS 7.2 और सिंगापुर का 7 किलोग्राम का VELOX-1 अंतरिक्ष में ले गया। PSLV C-23 ने सभी 5 उपग्रहों को उनकी लक्षित कक्षा में 17 से 19 मिनट के दौरान छोड़ा। इन 5 उपग्रहों को इसरो के कमर्शियल आर्म एंट्रिक्स के साथ संबंधित विदेशी संस्थाओं के साथ हुए ज्ञापन के अंतर्गत प्रक्षेपित किया गया है। इसरो द्वारा अभी तक 19 देशों के तकरीबन 35 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जा चुका है। लॉन्च के समय उपस्थित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने PSLV C-23 के विकास और प्रक्षेपण से संबंधित शोधकर्ताओं को बधाई दी। श्री मोदी ने इस मिशन को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की वैश्विक स्वीकार्यता बताते हुए भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक समुदाय को सार्क उपग्रह के विकास के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर उन्होंने दक्षिण एशिया के लिए नेविगेशन प्रणाली के विकास पर भी जोर दिया। ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए जल्द ही भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गामा रे टेलीस्कोप स्थापित करेगा। 21 मीटर डायामीटर वाला ये टेलीस्कोप लद्दाख के हेनेल में लगाया जाएगा। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष डॉक्टर R.K. सिन्हा ने पिछले दिनों हैदराबाद में इस टेलीस्कोप को लद्दाख के लिए रवाना किया। पूरी तरह से स्वदेशी इस टेलीस्कोप को बार के वैज्ञानिकों और ECIL के इंजीनियरों ने तैयार किया है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, बार्क एवं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप या मेस को 28 जून को परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर R.K. सिन्हा ने लेह स्थित हेनले के लिए रवाना किया। 21 मीटर व्यास वाली मेस दूरबीन विषम मौसम में भी कार्यशील रह सकती है। इसे लद्दाख के हेनले में स्थापित किया जाएगा। ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी गामा विकिरण दूरबीन है। This is something which gives us great deal of pride that India is going to have this. The second reason why we are proud is that this is an entirely indigenous effort. It gives me great pleasure to declare that this assembling and the testing work for this device MES telescope has been completed. As far as ECIL campus Hyderabad is concerned, it is going to be shifted piece by piece in several truckloads to Hanle. Of course, you must be knowing there is a certain time window only during which such movements are possible. They will do it. It will take time to assemble and integrate over there. We hope it will be operational in early 2016 after this is done, and this will become one of the main focus labs
for the international astrophysical communities as well, and India will be the leader of them. ये दूरबीन 2016 तक पूर्णतया कार्य आरंभ कर देगी। इसका मिरर एल्यूमिनियम हनीकोम पैनल्स से निर्मित है जो 50 नैनोमीटर तक मुड़ सकते हैं। मेज दूरबीन को पिछले 4 सालों के दौरान भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान के खगोल भौतिकी विज्ञान अनुभाग डिजाइन एवं निर्माण केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स केंद्र, रिएक्टर नियंत्रण अनुभाग एवं रिएक्टर सुरक्षा अनुभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 25 वैज्ञानिकों के समूह के साथ मिलकर विकसित किया गया है। इस परियोजना में बेंगलुरु स्थित भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान एवं मुंबई स्थित टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान ने भी योगदान दिया है। टेरी ने हाल ही में दिल्ली में सभी के लिए जलवायु परिवर्तन और सतत ऊर्जा विषय पर एक संयुक्त राष्ट्रीय सार्वजनिक व्याख्यान का आयोजन किया। कार्यक्रम को टेरी के महानिदेशक और आईपीसीसी के अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. पचौरी ने संबोधित किया। अपने व्याख्यान में उन्होंने अक्षय ऊर्जा के प्रयोग पर जोर देते हुए कहा कि अक्षय ऊर्जा ही हमारी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में मददगार साबित हो सकती है। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी के महानिदेशक एवं जलवायु परिवर्तन पर गठित अंतर सरकारी पैनल के अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. पचौरी द्वारा 28 जून को नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और धारणीय ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र का तृतीय सार्वजनिक व्याख्यान दिया गया। Energy in its various forms has been such an intimate part of human existence that not to have given it primacy in everything that we did in terms of policies, in terms of strategies that we planned for in the future, would really have been a major exclusion. जलवायु परिवर्तन और धारणीय ऊर्जा से संबंधित विषय को डॉक्टर पचौरी ने भारत में ऊर्जा कमी के संदर्भ से जोड़ते हुए कहा कि भारत में जनसंख्या का एक बड़ा भाग ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। डॉक्टर पचौरी ने कहा कि सभी को ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की चुनौती को मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन की समस्या से जोड़कर देखा जाना चाहिए। डॉक्टर पचौरी ने जलवायु परिवर्तन और धारणीय ऊर्जा की चुनौती के संदर्भ में भागीदारी एवं योगदान के लिए इन क्षेत्रों से संबंधित सभी भारतीयों का आह्वान किया। Major issue which we discussed today at the public lecture, this is really going to be one of the issues to highlight energy issues. And then in a country like in India, energy deficiency is the major maybe factor which hinders the development index. And I'm not really going to talk about statistics, but the availability of the energy is so erratic and not reliable. And then, of course, there are lots of mini grid or national grid is really being established. But the problem is that availability is not really assured in time and on time. सभी के लिए विद्युत और स्वच्छ कुकिंग ईंधन की आवश्यकता को टेरी ने 20 वर्ष पहले भांप लिया था, जिससे देश में वायु प्रदूषण की समस्या भी संबंधित है। भारत में तकरीबन 25 लाख लोग इंडोर वायु प्रदूषण से प्रभावित हैं। इस अवसर पर यूनाइटेड नेशंस रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर लीजे ग्रैंड ने ऊर्जा स्रोतों तक पहुंच, वहनीयता और जवाबदेही पर जोर दिया। अमेरिका के सैन डियागो में चल रहे बायो 2014 में भारतीय वैज्ञानिक, छात्रों और भारतीय उद्योग के दल ने हिस्सा लिया। इस दल की अगुवाई बायोटेक्नोलॉजी विभाग के सचिव डॉक्टर विजय राघवन कर रहे थे। कैलिफोर्निया के सैन डियागो में 23 से 26 जून तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बायो सम्मेलन 2014 में भारत का जैव प्रौद्योगिकी विभाग इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में उभरा। वैश्विक स्तर पर जैव प्रौद्योगिकी असीम संभावनाओं वाला महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर विजय राघवन के नेतृत्व में जैव प्रौद्योगिकी के विकास में संलग्न राज्य सरकारों की संस्थाओं, औद्योगिक प्रतिनिधियों एवं सरकारी अधिकारियों के एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। बायो सम्मेलन 2014 में भारतीय एग्जीबिशन युवाओं के कौशल विकास एवं सहयोग को बढ़ावा देने वाले विषय पर केंद्रित थी। इस मंडल में विभिन्न बायोटेक फर्म्स और MSMEs ने प्रतिभागियों को आकर्षित किया
तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश आदि भी इस मंडल का हिस्सा थे। इस अवसर पर प्रोफेसर के विजय राघवन ने देश में जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित अनुसंधान क्षेत्र में संभावनाओं पर प्रकाश डालने के साथ ही भारत के बाहर कार्यरत विशेषज्ञों को वापस भारत में कार्य करने के लिए अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता पर भी जोर दिया। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बायो सम्मेलन में अमेरिका सहित 30 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं। बायो सदस्य नवाचारी स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि, उद्योग और पर्यावरणीय जैव प्रौद्योगिकी के विकास और अनुसंधान में संलग्न हैं, जिनका लक्ष्य इस क्षेत्र में सहयोग और मित्रता की भावना को बढ़ाने वाले विषयों पर चर्चा करना है। महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी घाट के क्षेत्र में छिपकली की एक नई प्रजाति ढूंढी गई है। इसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के डॉक्टर वरद गिरी के नाम पर निमास्पिस नाम दिया गया है। इस प्रजाति की खोज बेंगलुरु स्थित नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज और सेंटर फॉर इकोनॉलॉजिकल स्टडीज के 4 शोधकर्ताओं ने मिलकर की है। पेश है ये रिपोर्ट। बेंगलुरु के नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज NCBS व सेंटर फॉर इकोलॉजिकल स्टडीज CES के 4 शोधकर्ताओं ने महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में छिपकलियों की एक नई प्रजाति खोजी है। इस प्रजाति का नाम बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के डॉक्टर वरद गिरी के नाम पर निमास्पिस गिरी रखा गया है। निमास्पिस जीनस या बोना गेको से संबंधित ये छिपकली सतारा जिले के घने जंगलों के पठारों में खोजी गई। इस प्रजाति को पहले सन 2010 में हर्षद भोसले और जीशान मिर्जा ने शौनक पॉल और राजेश सनप की मदद से खोजा। इस प्रजाति को पहले से ज्ञात प्रजाति और नमूनों से मिलाया गया, जिसके आधार पर इसे नई प्रजाति माना गया। तो अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान। आइए अब नजर डालते हैं देश विदेश में होने वाली कुछ अन्य मुख्य वैज्ञानिक गतिविधियों पर अपने सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। 30 जून से 5 जुलाई 2014 के दौरान जर्मनी के लिंडाउ में नोबेल पुरस्कार विजेताओं एवं विद्यार्थियों की आयोजित होने वाली 64वीं बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारतीय विद्यार्थियों और युवा शोधकर्ताओं का 14वां बैच जर्मनी के लिए रवाना हुआ। भारतीय समूह में स्नातक एवं परास्नातक एवं PhD, पोस्ट PhD उपाधि प्राप्त 20 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 8 छात्राएं हैं। नोबेल पुरस्कार विजेताओं एवं विद्यार्थियों के लिए आयोजित होने वाली 64वीं बैठक में भागीदारी करने वाले विद्यार्थियों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चुना गया है। इस वार्षिक बैठक को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं जर्मन अनुसंधान फाउंडेशन एवं समिति द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। इस वार्षिक बैठक में तकरीबन 35 नोबेल पुरस्कार विजेता एवं 80 से अधिक देशों के 600 युवा वैज्ञानिक हिस्सा लेंगे। भारत में बाघ संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री प्रकाश जावड़ेकर ने बोर अभयारण्य को अधिसूचित करने के महाराष्ट्र राज्य के प्रस्ताव पर अनुशंसा को मंजूरी प्रदान की। बोर महाराष्ट्र का 6ठा बाघ आरक्षित क्षेत्र तथा देश में 47वां बाघ आरक्षित क्षेत्र है। इसके अलावा मंत्री महोदय ने अरुणाचल प्रदेश की दिबांग वन्य जीव अभयारण्य में बाघों की दीर्घकालीन निगरानी के लिए पारिस्थितिकी बेसलाइनों की स्थापना संबंधी अनुशंसा को भी स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के कान्हा बाघ संरक्षित क्षेत्र में बाघों की सघन निगरानी संबंधी परियोजना को भी आगे बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गई। नासा द्वारा वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों में मानवीय योगदान की जांच के लिए पूरी तरह समर्पित द ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी 2 OCO-2 नामक उपग्रह को कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग एयरफोर्स स्टेशन से 2 जुलाई 2014 को प्रक्षेपित किया गया। इस उपग्रह को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडलीय सांद्रता का पता लगाने के साथ ही विश्व भर में कार्बन डाइऑक्साइड के स्रोत और सिंक का पता लगा सके। ये मिशन ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानवीय गतिविधियों का पता लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
आए दिन एन्सेफेलाइटिस यानी जापानी बुखार के शिकार हो रहे मरीजों की खबरें हम सुनते रहते हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बिहार में एन्सेफेलाइटिस के खिलाफ टीकाकरण की शुरुआत भी की है। आज अपने सेगमेंट खोज खबर में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और विस्तार से जानेंगे एन्सेफेलाइटिस के बारे में। अनेक संक्रमण और बीमारियां मानव जाति के लिए महामारी बन सकती हैं। इंसेफेलाइटिस ऐसा ही एक दुर्लभ संक्रमण है जो तकरीबन 2 लाख लोगों में से एक व्यक्ति में पाया जाता है। ये विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और कम प्रतिरक्षा क्षमता वाले कमजोर व्यक्तियों में पाया जाता है। इंसेफेलाइटिस को मस्तिष्क में सूजन के रूप में भी जाना जाता है। इसके होने के अनेक कारण हैं, जिनमें विषाणु, जीवाणु, परजीवी और रसायन आदि शामिल हैं। कुछ मामलों में हमारी प्रतिरक्षक प्रक्रिया भी इसके लिए जिम्मेदार होती है। वायरल इंसेफेलाइटिस विभिन्न प्रकार के विषाणुओं जैसे रेबीज वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स, पोलियो वायरस, खसरे के विषाणु, छोटी चेचक विषाणु आदि के कारण होता है। मस्तिष्क में सूजन किसी तीव्र विषाणु के संक्रमण से या अवयस्क संक्रमण के कारण भी हो सकती है। विभिन्न प्रकार के विषाणुओं जैसे जापानी इंसेफेलाइटिस विषाणु, सेंट लुइस विषाणु, पश्चिमी नील विषाणु, पूर्वी इक्वीन इंसेफेलाइटिस विषाणु, पश्चिमी इक्वीन इंसेफेलाइटिस विषाणु, शीतला माइनर विषाणु और शीतला मेजर विषाणु आदि वायरल इंसेफेलाइटिस के मुख्य कारण हैं। कुछ परजीवी या मलेरिया जैसे प्रोटोजोअल संक्रमण भी मस्तिष्क की सूजन के कारण हो सकते हैं। जीवाणु इंसेफेलाइटिस सिफिलिस जैसे तीव्र जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। इंसेफेलाइटिस को मुख्य तौर पर 2 नामों, प्राथमिक और द्वितीयक के रूप में जाना जाता है। प्राथमिक इंसेफेलाइटिस तब होता है जब विषाणु या अन्य संक्रामक वाहक सीधे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसमें संक्रमण एक क्षेत्र में केंद्रित होता है, जबकि द्वितीयक इंसेफेलाइटिस तब होता है जब हमारा प्रतिरक्षक तंत्र दोषपूर्ण हो जाता है और गलती से मस्तिष्क की स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला कर देता है। मच्छर और चिचड़ी जैसे कीट अनेक प्रकार के इंसेफेलाइटिस विषाणुओं के वाहक होते हैं। इंसेफेलाइटिस अक्सर अन्य विषाणु संक्रमणों के साथ होता है, जिससे इसके लक्षण को पहचान पाना और सूजन का उपचार कर पाना कठिन होता है। हालांकि इसके सामान्य लक्षणों की बात करें तो इनमें बुखार, सिर दर्द, भूख न लगना, कमजोरी लगना और बीमारी जैसे अनुभव होना आदि शामिल हैं। इंसेफेलाइटिस के विभिन्न मामलों में व्यक्ति को बहुत तेज बुखार और केंद्रीय तंत्रिका सिस्टम में संक्रमण से संबंधित लक्षणों का अनुभव होता है, जैसे कि तेज दर्द, उल्टी एवं घबराहट, गर्दन में दर्द, भ्रम, भटकाव, व्यक्तित्व में बदलाव, बोलने या सुनने में समस्या होना, याददाश्त कम होना एवं कोमा आदि शामिल हैं। बच्चों और शिशुओं में देखे जाने वाले लक्षणों में खोपड़ी में एक पूरी या उभरी हुई चित्ती, शरीर की जकड़न, कम दूध पीना, चिड़चिड़ापन आदि शामिल हैं। इंसेफेलाइटिस के अधिकतर प्रकारों में लक्षण लगभग 1 सप्ताह में उभरते हैं, जबकि पूरी तरह से ठीक होने में अनेक सप्ताह या महीने लग सकते हैं। लेकिन गंभीर मामलों में ध्यान नहीं दिया जाए तो स्थायी रूप से मस्तिष्क की क्षति और विकलांगता, सीखने की क्षमता का कम होना, बोलने में समस्या, याददाश्त कम होना, मांसपेशियों को नियंत्रित करने की क्षमता में कमी आना और कुछ मामलों में तो मौत भी हो सकती है। इसीलिए इसके लक्षणों के आरंभ होने पर ही चिकित्सक की सलाह ले लेनी चाहिए। इंसेफेलाइटिस बीमारी के निदान में इमेजिंग परीक्षण जैसे कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी सीटी स्कैन, मस्तिष्क के मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी ECG, रक्त परीक्षण, रीढ़ की हड्डी का लंबर पंक्चर आदि शामिल हैं, जो कि संक्रमण के लिए मस्तिष्क मेरु द्रव का परीक्षण करते हैं। इंसेफेलाइटिस में प्रतिजैविक दवाओं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड एंटीकन्वल्सेंट्स का उपयोग किया जाता है। जैसे कि पुरानी कहावत है कि इलाज से बचाव भला, इसीलिए विश्व भर में चिकित्सक इस बीमारी से बचाव के लिए कुछ उपायों को अपनाने की सलाह देते हैं। किसी भी प्रकार के तेज बुखार या संक्रमण, विशेषकर विषाणु संक्रमण का जल्द से जल्द उपचार करना जरूरी है। अपने बच्चों को ढकें और कीट प्रतिकर्षकों का उपयोग करें ताकि उसे मच्छर और अन्य कीट काट ना पाएं। शाम के समय जब मच्छर जैसे काटने वाले कीट अधिक सक्रिय होते हैं तब बाहर कम रहें। पोलियो, खसरा, कंडमाल आदि विषाणुओं के कारण होने वाले
इंसेफेलाइटिस को बच्चों में टीकाकरण से रोका जा सकता है। टीके की 3 डोज से जापानी इंसेफेलाइटिस की रोकथाम की जा सकती है। जहां ऐसी बीमारी फैली हो, वहां जाने पर सावधानी रखनी चाहिए। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि हम ऐसा माहौल तैयार करें जिससे अपने सपनों को हम पूर्ण रूप से साकार कर सकें। आईआईटी मद्रास ने अपने छात्रों के लिए ऐसी ही एक लैब बनाई है जहां छात्र अपनी मर्जी के किसी भी प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। इस लैब में जरूरत की हर सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सेंटर फॉर इनोवेशन ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है जिसे आईआईटी के पूर्व छात्रों के सहयोग से बनाया गया है। तेजी से बदलते औद्योगिक परिवेश की दुनिया में नवाचार या नई खोजें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। रचनात्मक प्रयास के द्वारा परंपरागत कार्य में परिवर्तन संबंधी नई सोच को सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण माना जाता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास का द सेंटर फॉर इनोवेशन ऐसे ही नवीन प्रयासों एवं नवाचारों के लिए युवाओं को प्रेरित कर रहा है। इसीलिए जो भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के सुंदर कैंपस में जाता है तो वो द सेंटर फॉर इनोवेशन में जाना नहीं भूलता। So the idea was that you walk in with an idea and walk out with a product. That was the idea. That was the tagline that was used. And students who wanted to do such things now had a place where they could do these things without much of a problem. They didn't have to approach the administration etc. in order to be able to do these activities. शैक्षणिक क्षेत्र में स्थित स्टूडेंट लैब काफी लोकप्रिय है। इसकी स्थापना 1981 के बैच द्वारा प्रदान किए गए डोनेशन से हुई है। द सेंटर फॉर इनोवेशन रचनात्मक सोच के प्रोत्साहन को प्रेरित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। ये एक समान सोच पर कायम ना रहकर नई सोच की संकल्पना पर कार्य करता है। ये केंद्र इंजीनियरिंग के युवा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए उनके नवाचार संबंधी विचारों एवं नई सोच को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। ये केंद्र नए विचारों के साथ चलें, नए उत्पादों का निर्माण करें जैसी संकल्पना को प्रोत्साहित करता है। इस केंद्र में उपलब्ध सुव्यवस्थित प्रयोगशाला विद्यार्थियों को उनके विचारों को उत्पाद में बदलने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराती है। द सेंटर फॉर इनोवेशन विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं जैसे रोबोकॉन, रोबोटिक्स, फॉर्मूला SAE, इंटरनेशनल एरियल रोबोटिक्स कंपटीशन IARC और फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल रोबोटिक्स एसोसिएशन FIRA आदि में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी परियोजनाएं इंजीनियरिंग की मूल भावना को बढ़ावा देती हैं। बचपन से ही मुझे रेस कार्स और मोटर स्पोर्ट्स काफ़ी अच्छा लगता था। तो यहाँ पे आके जब मैंने देखा कि यहाँ पे एक रेस कार बनाने का पूरी एक टीम है जो कि सेंटर फॉर इनोवेशन में काम करती है इसके ऊपर, तो मैंने आते ही सबसे पहले ये चीज़ ज्वाइन करी। हम लोग ये हमारी तीसरी कार है और इस बार हम लोग FS जर्मनी में जा रहे हैं जहाँ पे तकरीबन 75 अदर बाकी की पूरी विदेश से यूनिवर्सिटीज़ आएंगी और उन सब के अगेंस्ट हम लोगों का कंपटीशन होगा। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य समेकित नवाचारों को बढ़ावा देते हुए विद्यार्थियों को भारत के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण हितैषी समाधान प्रस्तुत करने वाली परियोजनाओं पर कार्य करने को प्रेरित करना है। और क्या है इस सप्ताह के इतिहास में विज्ञान का योगदान, जानेंगे अपने सेगमेंट इतिहास के पन्नों में। 6 जुलाई 1906 को उदयपुर राजस्थान में भारत के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और विज्ञान शिक्षाविद डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी का जन्म हुआ। उन्होंने प्लाज्मा भौतिकी, चुंबक द्रव गतिकी, क्वांटम विद्युत गतिकी और आपेक्षिक क्वांटम सांख्यिकी सहित भौतिकी और खगोल भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध कार्य किया। उन्होंने भारत में रक्षा विज्ञान की नींव रखी और शिक्षा के समग्र विकास में अहम योगदान दिया। 8 जुलाई 1895 को तत्कालीन सोवियत संघ के अग्रणी सैद्धांतिक भौतिकविद फिजिसिस्ट इगोर युगेनियेविच टॉम का जन्म हुआ। उन्हें अलेक्सीविच चेरेनकोव तथा इल्या मिखाइलोविच फ्रैंक के साथ चेरेनकोव रेडिएशन पर महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य के लिए 1958 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
10 जुलाई 1920 को अमेरिकी भौतिकविद ओवेन चैम्बरलेन का जन्म हुआ। उन्हें एंटी प्रोटॉन की खोज के लिए भौतिकविद एमिलियो सेग्रे के साथ 1959 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस खोज से पहले तक एंटी प्रोटॉन का अस्तित्व केवल एक कल्पना ही था। 10 जुलाई 1962 को अमेरिका के केप कैनवेरल अंतरिक्ष अड्डे से विश्व के प्रथम जियोसिंक्रोनस संचार उपग्रह टेलस्टार 1 को लॉन्च किया गया। इसे अमेरिका और यूरोप के बीच टेलीविजन तथा रेडियो प्रसारणों के लिए छोड़ा गया था। तो ज्ञान विज्ञान में आज इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है, इसके बारे में आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए इतना ही। विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरों के इस साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन। नमस्कार।